जय हिंद बच्चों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? इससे पहले की क्लास में बच्चों हमने नेपोलियन कौन था, क्या किया उसने, उसके राष्ट्रवाद को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मेटरनिक युग देखा, वियना सम्मेलन देखा, 1830 की क्रांति देखी, 1848 की क्रांति देखी। अब बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इटली के एकीकरण को देखते हैं और समझते हैं कि इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी और इसका एकीकरण का क्या कारण बना। ठीक है, उसके बाद मेजनी, काउंट काम्बूर, विक्टर एमानुअल, सबके बारे में आज पढ़ेंगे और इस पाठ को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इटली का एकीकरण था जो हुआ, इसमें कई बाधाएं भी थी। पहली बाधा थी, जो इटली था वह कई रजवाड़ों में विभक्त था। रजवाड़ों में विभक्त था, कई रजवाड़ों में विभक्त था। मतलब एक मान लीजिए इटली है, मान लीजिए तो इधर से एक रजवाड़ा, इधर एक रजवाड़ा, इधर से एक, फिर इधर से एक, इधर दो रजवाड़े, ऐसे था। ठीक है, एक संगठित देश के रूप में नहीं था, सब अलग अलग थे और अलग अलग रूप से वहां पे शासन कर रहे थे। तो पहला तो ये कारण हो गया। पूछेगा कि इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, तो पहला, रजवाड़े में कई रजवाड़ों में विभक्तता। दूसरा कारण क्या था बच्चों कि वहां के जो शासक थे, रोम जो था, रोम के पोप जो थे, पोप यह चाहते थे कि जो इटली का एकीकरण हो वह धार्मिक दृष्टिकोण से उनके नेतृत्व में हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। दूसरा ये हो गया, वो क्या चाहते थे बच्चों कि जो इटली का एकीकरण हो वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि मतलब शासकों के दृष्टिकोण से। धार्मिक दृष्टिकोण से बच्चों आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। हम लोग सेकुलर हैं बच्चों, हमारा जो देश है यह एक लोकतांत्रिक देश है, एक मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है। इसी कारण आज हम लोग धीरे धीरे विकास की राह पे बढ़ रहे हैं, प्रशस्त हो रहे हैं। वही देख लीजिए, धर्म के नाम पे बच्चों कोई चीज सही नहीं होता है। आप देखिए पाकिस्तान का हाल, कुत्ता का हाल हो चुका है धर्म के नाम पे। तो इनका ही मानना था कि धर्म के नाम पे हो। ठीक है, अब बच्चों क्या था कि इसके एकीकरण में कई जो थी विदेशी ताकतों का भी हस्तक्षेप था। क्या था? विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप था। एक चीज देखिएगा बच्चों, बाहर के लोग कभी नहीं देखना चाहेंगे ना कि आप लोग घर में ना, आप दो भाई रहिएगा ना, तीन भाई, आप अगर एक साथ रह रहे हैं ना, एकदम खूब घुला मिला रिश्ता है आप लोगों का, खूब भाईचारा बा, कोनो प्रकार के झगड़ा नहीं हो तारा लोग के बीच में, तो क्या करेगा बाहर वाला? कोई ना कोई मंत्र पढ़ाएगा और बाहर के आदमी फूट डालेगा। बाहर के आदमी के फूट डालने के बिना बच्चों घर में कभी फूट नहीं पड़ता है। तो ये बाहर के लोग फूट डाल रहे थे और ये बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिससे इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसके अलावा कई आर्थिक भी कारण थे कि इटली उस समय बहुत ज्यादा भूखमरी और गरीबी से जूझ रहा था। ठीक है, तो यह सब भी कारण थे। कारण आप लोग समझ गए। पहला कारण क्या होगा? पहला कारण मान लीजिए आप कोई भी इनमें से पहला दूसरा कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ले लीजिए। पहला था कई राज्यों में विभक्त। दूसरा, रोम के पोप का धार्मिक आधार पर एकीकरण करना। तीसरा, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप, जिसमें कौन थे विदेशी ताकतों में? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें मेटरनिक का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। और चौथा बच्चों ले लीजिए धार्मिक, धार्मिक नहीं, आर्थिक 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 कारण मान लीजिए था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो मतलब एकीकरण हुआ, ये कारण क्या बना, एकीकरण कैसे कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, 19वीं जो सदी थी बच्चों, 19वीं सदी में जो इटली था, इसमें राष्ट्रीयता की जो थी भावना जागी। राष्ट्रीयता की भावना जागी। इसमें नेपोलियन के अभियानों का मुख्य योगदान था। नेपोलियन ने यहाँ के जो राजा थे उनसे इटली को जीता और इटली को 3 गणराज्य में बांट दिया। 3 गणराज्य में बांट दिया। सिसपाइन गणराज्य, उसके बाद बच्चों था लीगू
लिगू नामों ऐसा होता है ना, लिगुलियन, लिगुलियन, और तीसरा था आपका बच्चों ट्रांसपेडेंट, ट्रांसपेडेंट। ये तीन, 1 2 3। क्या किया नेपोलियन ने? इटली को जीता और 3 गणराज्यों में बांट दिया, सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेंट। क्या था? सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेंट। ठीक है, तो इन 3 गणराज्यों में बांटा, और यहाँ की जो सड़क व्यवस्था थी, यातायात की व्यवस्था थी, इसको उसने क्या किया? एक चुस्त दुरुस्त किया, उसको सही किया, बेहतर बनाया और एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया, जिससे लोगों को और जो था मतलब रजवाड़ों वाले चीजों से नफरत होने लगा, उनको ये सब पसंद नहीं आता था, उनको गणराज्य की मांग बढ़ने लगी, और जो इटली था इसका एकीकरण में जो राष्ट्रीयता भावना थी, इसका प्रभाव भी बढ़ने लगा। क्या हुआ? इसका प्रभाव बढ़ने लगा। अब बच्चों देखते हैं, जब जो था नेपोलियन का पतन हुआ 1814 में और वियना कांग्रेस आई, तो ये क्या की? ये चाहते थे कि इटली में फिर से पुराने वाले व्यवस्था स्थापित करें, पुराना व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। ये क्या चाहते थे? कि पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू हो, राजा रजवाड़ों वाली व्यवस्था आ जाए, और बहुत हद तक इसमें शामिल हुए। इटली में बच्चों 1820 ईस्वी में जो था, कई संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिकों ने आंदोलन किया। क्या किया? संवैधानिक सुधार। वहां पे क्या था बच्चों? चलिए बच्चों आगे की कहानी को देखते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए इटली जो था, इटली में 1820 में क्या हुआ? 1820 में यहाँ पर आपका जो संवैधानिक मतलब उन लोगों का अधिकार था, उसके सुधार के लिए आंदोलन शुरू हो गया। संवैधानिक सुधार के लिए आंदोलन पूछता कब शुरू हुआ? तो 1820 में बच्चों। कब हुआ? 1820 में। डेट याद रखिएगा। ये बाधाएं क्या क्या उत्पन्न थी ये याद रखिएगा। अभी आपको बताते हैं कि इसमें कौन क्या क्या किया। अब इस संवैधानिक सुधार के लिए जब आंदोलन उठने लगा, तो उसी में से एक गुप्त, अब सुनिए बच्चों, मैं दिखा रहा हूं, एक गुप्त राष्ट्रवादी दल क्या था? कार्बोनरी दल। ये कैसा था? ये राष्ट्रवादी दल था। ये राष्ट्र की भावना रखता था, राष्ट्र के प्रति इसको प्रेम था, इटली से प्रेम था। ठीक है, तो ये राष्ट्रवादी दल था। तो ये जो था छापामार युद्ध करता था। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं राजा रजवाड़े जा रहे हैं, मिल के घेर लेगा, मार पीट के वहां से भगा देगा। तो ये छापामार युद्ध करते थे। छापा कैसे मारा जाता है? जाके अचानक से किसी पे धावा बोल देना। आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई दुश्मन है, मान लीजिए आप जा रहे हैं मार्केट करने, आप जा रहे हैं कहीं घूमने, अचानक से 10 गो आएगा, आपको पीट पाट देगा, उस समय आप कुछ कर पाइएगा? तो छापामार युद्ध उसको बोलते हैं। तो छापामार युद्ध ये करता था, और इसी से ये कार्बोनरी जो था, इसी से संबंधित एक राष्ट्रवादी नेता थे, उनका नाम था जोसेफ मेजनी। इनका नाम याद रखिएगा बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है। ये कैसे थे? राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, मेजनी जी का संबंध इसी से था। अब 1830 में ये घटना कब चल रहा है? ये घटना है आपका सब 1800 से लेकर 1820 के बीच की अभी घटना चल रही है ये सब। अब देखिए 1830 आता है, 1830 आता है, और 1830 में क्या होता है बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति। हम लोगों ने पढ़ा था ना, चार्ल्स दस मार के उसको साला को भगा दिए लोग। कहाँ? उस ससुरा को भेजे कहाँ थे? इंग्लैंड भेज दिए थे। वो था जो एकदम निरंकुश, केहू के बात ना सुने, ऐसा शासक था, तो उसको हम लोग भेजे थे। तो उस फ्रांसीसी क्रांति के कारण राष्ट्रवादी नेता जो थे जोसेफ,
इनको भी थोड़ा जगह कि हम लोग भी अपनी इटली में क्रांति करते हैं। तो इटली भी फ्रांसीसी क्रांति 1830 से जो था अछूता नहीं रहा, यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना जगी और नागरिकों द्वारा आंदोलन शुरू हो गए। लेकिन अब सुनिए, लेकिन ये जो आंदोलन हुआ ना बच्चों, ये सफल नहीं हो पाया। इस आंदोलन को मेटरनिख ने, ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिख, इसका एक चीज याद रखिएगा, जहां मेटर बड़े होते हैं मेटरनिख जी वहीं खड़े होते हैं। वियना सम्मेलन बड़ा मेटर नेपोलियन के निपटाने का, तो मेटरनिख जी वहां खड़े थे। अब इटली का जो प्रथम जो एकीकरण की आंदोलन शुरू हुआ उसको दबाने का काम तो मेटरनिख। तो जहां मेटर बड़े होते हैं वहीं मेटरनिख खड़े होते हैं। मेटरनिख नामों भी है इसका मेटरनिख। तो जहां मेटर बड़े वहां मेटरनिख। तो मेटर कहां बड़ा था? वियना कांग्रेस, नेपोलियन को समाप्त करना, मेटरनिख की शुरुआत। अब यहाँ पे देखिए इटली के एकीकरण के प्रथम जो चरण था इसको तो इन्होंने दबा दिया और मेजनी भाई साहब को भाग के यहाँ से जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा, यहाँ से भाग गए और यह आंदोलन दब गया यह आंदोलन। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों मेजनी को। ये मेजनी जो था एक साहित्यकार, राष्ट्रवादी समर्थक तथा एक योग्य सेनापति था। ठीक है, जो मेजनी था वह एक साहित्यकार और योग्य सेनापति था पेशे से। इसने बच्चों क्या यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, 1831 में इसने कब की थी? 1831 में यंग इटली की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछता है बच्चों ये। और 1834 में इसने यंग यूरोप नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की जिसने इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने क्या किया बच्चों? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया जिससे इटली के समेत पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को एक नया अवतार मिला। 1848 में वो फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति दौड़ आया। तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया जो था उसको छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली राजनीतिक में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी जो था ये बच्चों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला इंसान था। भागा था 2 बार, इससे पहले 2 बार भागा फिर आया। अब की बार मेटरनिख भैया चला गए हैं तो इस बार आ गया फिर से। क्या मेटरनिख है ना मार के भगाया था, तो मेटरनिख तो चला गया तो फिर चलते हैं। अब क्या हुआ? मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि जो सिर्डिनिया था, सिर्डिनिया और पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट जो था उसको अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। जो मेजनी था बच्चों ये क्या चाहता था? एक संपूर्ण इटली का एकीकरण और उसको गणराज्य बनाना चाहता, जबकि जो चार्ल्स एल्बर्ट था सिडनिया और पिडमाउंट का शासक, ये क्या चाहता था? अपने नेतृत्व में जो राज्य था इसका विलय अपने अंदर करना चाहता था। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, उधर जो पोप था उसका अलग नौटंकी था। वो कह रहा था ना हमार एकीकरण कैसे कर लोगे रे तुम? एकीकरण तो होगा धार्मिक के आधार पे, धर्म राज्य बनेगा। इधर सिडनी और पिडमाउंट का शासक बोल रहा था कि हमारे यहाँ में विलय होगा। उधर मेजनी बोल रहा है कि नहीं गणराज्य बनेगा। तो इसी प्रकार तीनों जो थे इनके विचारों का टकराव हुआ, कोई का बात हो नहीं पाया और इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। ठीक है, ये समझ गए मेजनी कौन था? एक साहित्यकार और योग्य सेनापति। अब एक बात जान लीजिए मेजनी के बारे में, वह ना एक आदर्शवादी आदमी था। ठीक है, राष्ट्रवादी और आदर्शवादी, लेकिन उसमें ना व्यवहारवादी गुणों की कमी थी, प्रैक्टिकल नहीं था। वो ना खाली किताबी, वो किताबी कीड़ा वाला आदमी होता है। अब देखिएगा उस जानते हैं वो किताबें में रहेगा, वो कभी भी जीवन में व्यवहारिक जीवन देखेगा ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ जानेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के भी इंसान नहीं बनना चाहिए। हम लोगों को देखिए किताब की जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग एक समाज में रहते हैं, इस समाज के बारे में भी हम लोगों को जानना पड़ता है। तो इस चीज की कमी थी, यही कारण बार बार मेजनी भैया लात खातर रहलन। ठीक बा, बात समझ में आ गई हुई, आगे बढ़ल जाओ। अब देखिए इसमें फिर से जो रहे ये लोग के
जोन ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से फिर जनवादी जोन आंदोलन रहे एकरा के कुचल देवल गईल, एल्बर्ट के भी पराजय हो गई। ठीक बा, देखिए क्या बोल रहा है इसमें। ऑस्ट्रिया कालांत देखिए क्या हुआ, उधर सभी प्रांतों का विलय चाहता था सिडनी और पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड। उधर यूरोप जो पोप था, जो उधर पोप था इटली को धर्म राज्य बनाने के पक्षधर था। इस तरह कई विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग जो था वो अवरुद्ध हो गया, रुक गई। अब देखिए क्या बोल रहा है, अवरुद्ध हो गया। कालांतर में जो ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कई भागों पर आक्रमण किया गया, जिससे सिडनिया का शासक चार्ल्स एडवर्ड की पराजय हो गई। बाद में क्या हुआ, जो मतलब क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया का शासक था उसके द्वारा जो सिडनिया और पिडमाउंट पे आक्रमण हुआ, जिससे उनका आंदोलन को कुचल दिया गया और इटली में जनवादी आंदोलन कुचला गया। इस प्रकार पुनः जो था मेजनी की हार हुई और मेजनी भैया फिर चल गए। ठीक बा, बात समझ में आ गई हुई। क्वेश्चन पूछ देवेला कि यंग इंडिया के स्थापना के यंग इटली के स्थापना के कई लोग कब भई रहे, एक नंबरिया में क्वेश्चन खूब बबुआ पूछेला। ठीक बा, तो याद रखे हम लोग कितना पढ़े में तेज है लोग हम जानता नहीं। अब देखी एकीकरण के फिर दूसरा का चरण चालू हो गई। इटली का एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में नई आंदोलनों के कारण जन में जागरूकता बढ़ रही थी, राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सिर्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एमुनुअल बना। विक्टर एमुनुअल कौन था, तो वो सिर्डिनिया पूछ देता है क्या कौन सा जगह था, हाँ सर्डिनिया और पिडमाउंट का शासक है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, पिडमाउंट का शासक था। कौन सा हमनी के बसे जाके लोग का शासक था, कौन था, सिर्डिनिया और पिडमाउंट का शासक था। तो नया शासक विक्टर एमुनुअल बना। यह एक जानते हैं बच्चों राष्ट्रवादी आदमी था, राष्ट्रवादी, एकदम राष्ट्र की भावना इसके अंदर थी। इसने क्या किया, काउंट काबूर नाम के एक को प्रधानमंत्री बना दिया, जो एक सफल कूटनीतिज्ञ और एक राष्ट्रवादी नेता था। अब देखिए वह इटली के एकीकरण में बड़ी बाधा इटली को मानता था। जो काउंट काबूर था बच्चों, इटली के एकीकरण में किसको बड़ी मानता था, जो था वह ऑस्ट्रिया को बड़ी बाधा मानता था। अब आप देख नहीं रहे हैं, प्रथम चरण में क्या किया, आया मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर दबा दिया। अब द्वितीय चरण में क्या हुआ, मेजनी को आया, पिडमाउंट और सिर्डिनिया के शासक को चार्ल्स एल्बर्ट को आया, फिर से ऑस्ट्रिया के कुचल उचल के चला गया। तो जो माफ करिएगा, तो जो काउंट काबूर था यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था और जानता था विश्व के जो राजनीति थी इसको, वो क्या ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा बाधा मानता था इटली के एकीकरण के लिए। ठीक है, अब देखिए वो उसका मानना था ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, और उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। तो देखिए दुश्मन क्या होता है, दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो काउंट काबूर एक कूटनीतिज्ञ था, वो भी बढ़िया कूटनीतिज्ञ था, तो दुश्मन के दुश्मन उसने उसको दोस्त बना लिया और फ्रांस से मिल के, फ्रांस से बिना पूछले मिल गया और बिना फ्रांस के बोल ले। मान लीजिए हम आपसे बोलेंगे कि चलिए भाई हमारे साथ ही पंगा हो गया है, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो चलिएगा ना, वो अपने मन चल दिया काउंट काबूर, आपसे लड़ाई हुआ तो हमसे भी लड़ाई हुआ है, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो जो फ्रांस था उसके साथ काउंट काबूर मिल गया और ऑस्ट्रिया पे हमला वगैरह भी इन लोगों ने किया। अब देखिए इसका जो मतलब था उसको फायदा भी मिला, काउंट काबूर को क्या फ्रांस से मिलने का फायदा भी मिला। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। क्या, सिडनी और पिडमाउंट के शासक काउंट काबूर जो था, प्रधानमंत्री जो था, उसको भी बुलाया गया। इससे काउंट काबूर जो था इसकी
महानता बढ़ गई, महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काउंट काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित किया। क्या किया? उसने बोला कि जो इटली है, इटली हमारा देश है, मान लीजिए इसमें दूसरा एक ऑस्ट्रिया है, क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? अपना मियाँ बीबी के हमनी के लड़ाई बा में तोरा बोलला के कौन काम बा? हमनी के अपन समझ ले से यार, हमनी के क्यों का करे के बा? तो ये बात ये बोलना चाहता था कि इटली हमनी के देश है यार, हमनी के जे मर्जी चाहे हम सब सही करम से करा के एकीकृत करम सो, तोरा में बोलला के कौन काम बा? ते काहे उंगली करता रे में? तो इसका ये बोलना था कि तू भाई क्यों उंगली कर रहा है हमारे देश में, हम लोग अपना समझ लेंगे। और इसको उंगली करने को, जो ऑस्ट्रिया बार बार उंगली कर रहा था, इसको उसने गैर कानूनी भी घोषित किया, गैर कानूनी बताया। इसके बाद देखिए बच्चों क्या बोलता है, उसने क्या किया कि इटली की जो समस्या थी इसको उसने विश्व की समस्या बना दिया, पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। यह एक कूटनीतिज्ञ का ही कार्य होता है। एक कूटनीतिज्ञ चाहे ना तो अपनी समस्या को पूरे, जयशंकर जी हैं, या आतंकवाद को मोदी जी हैं, आतंकवाद को पहले भारत की समस्या लोग समझता था, अब क्या किए हैं, आतंकवाद को पूरे विश्व की समस्या बना दिए हैं। कोनो के पास जाता है जो पाकिस्तान है, कटोरा लेके सब भगा देता है, आतंकवादी वाला देश है तुम। तो ऐसा होना चाहिए। तो ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया जो माफ करिएगा इटली की समस्या जो थी उसको क्या किया, पूरे यूरोप की समस्या इसने बना दिया। अब देखिए काउंट काबूर ने नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन ये वो वाला नेपोलियन नहीं है बच्चों, ये नेपोलियन है तृतीय है, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन, नेपोलियन तृतीय, तृतीय से भी संधि की। नेपोलियन तृतीय से बच्चों क्या की, इसने संधि कर ली, नेपोलियन तृतीय से संधि की और ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। नेपोलियन तृतीय ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो पिडमाउंट था उसको सैन्य सहायता देने का भी बात किया। फ्रांस ने काउंट काबूर को आश्वासन दिया कि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासत जनमत संग्रह पर पिडमाउंट को मिलना चाहिए, फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूर की आलोचना की जाती है कि राष्ट्रीय अस्मिता के खिलवाड़ किया, परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब इटली एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था। यदि दो प्रांतों को खो कर भी उत्तरी मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिए जो फ्रांस था, फ्रांस भी मान लीजिए कोई भी मजबूत होता है ना तो बिना फायदा के, मान लीजिए ये इटली है, उसने कहा कि हई दू गो हिस्सा नु हमरा के भाई दे दे, बड़ी हमरा काम बा। फ्रांस बोल लो तो अब हमनी के तो सैन्य सहायता देम सतुरा के कर लो, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। तो जो इधर का जो हिस्सा था दोगो, ये बोला कि हमको चाहिए फ्रांस, और बाकी का एकीकृत करो, कोई बोलेगा तो हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। तो काउंट काबूर को इस चीज के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। इसकी आलोचना भी होती है कि इसने फ्रांस को ये दे दिया, लेकिन उस समय की स्थिति अगर देखा जाए बच्चों तो यह आलोचना नहीं कही जा सकती। अगर मान लीजिए इतना छोटा सा हिस्सा देकर भी इतना बड़ा इटली का एकीकरण हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये क्या थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिए आगे, अब काबूर भी देखिए बच्चों जानता था कि बिना फ्रांस के जो मदद है, बिना फ्रांस की मदद के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। आएगा ऑस्ट्रेलिया फिर टांग अड़ा देगा, आएगा ऑस्ट्रेलिया फिर टांग अड़ा देगा। तो वो भी इस बात को समझता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस बीच 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया मान लीजिए, और ये है पिडमाउंट, इसको ऐसे देखिए, ये है पिडमाउंट, ये है ऑस्ट्रिया। इन दोनों में 1859-60 में युद्ध प्रारंभ हो गया, सीमा विवाद को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया टांग अड़ा दिया। ये जानते हैं वह लोग है जिसको गांव जवार में कोनो काम धंधा नहीं रहता है और बार बार हस्तक्षेप लोगों के मैटर में करता है, उसी प्रकार का आदमी है ऑस्ट्रिया। जो अब देखिए क्या हुआ, युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। अब देखिए हई जो दिया था काउंट काबूर, ये बोकई किया था कि सही किया था, इतना सा देने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी इटली के समर्थन में।
अब तो मान लीजिए ऑस्ट्रिया को दिक्कत होगा कि नहीं, इटली से तो मान लीजिए ऑस्ट्रिया, इटली छोटा सा है, लड़ सकता था, लेकिन फ्रांस से लड़ना तो थोड़ा मुश्किल हो गया। सेना उतार दी, देखिए क्या लिखा है, उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह से पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। पहले ये आपन देश के बचा ना पहुंच रहे, अब ऑस्ट्रिया के वो एक लोम्बार्डी नाम का स्थान है, एक राज्य पड़ता है, उस पे कब्जा कर लिया। जी पहले अपना को नहीं रक्षा कर पा रहा था, वो फ्रांस की सहायता से क्या किया, लोम्बार्डी नाम के राज्य पर कब्जा कर लिया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन कर रही थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, तो वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रेलिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और मोन्सिविया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। कैसा कैसा बच्चों खेल खेलते हैं लोग। बाद में नेपोलियन जो तृतीय था ये भी घबराने लगा कि इटली में काउंट काबूर कितना मतलब फॉलोअर्स बढ़ रहा था और राष्ट्रीयता कितनी भावना जागृत थी। अब नेपोलियन तृतीय को लगा कि कहीं राष्ट्रीयता का भावना हमरों के मत ले डूबो, तो ये क्या किया, अपना सेना को बुला लिया। और क्या किया, सेना को बुला लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है बच्चों कि 1960 और 61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासत परमा, मेडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर दिया। 60-61 में क्या हुआ बच्चों, इसमें तो लड़ाई हुआ 59-60 में, फिर 60 से 61 में इसने क्या किया, इटली का एकीकरण कर लिया। इटली का एकीकरण 1960-61 में हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, देखिए अब क्या, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से, अब क्या करें, अब जो काउंट काबूर था तनी मनी तेज आदमी था, ये इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को अपने मतलब फेवर में कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया भी अब कुछ नहीं कर सका। इटली का एकीकरण हो गया और इटली एक हो गया। बढ़ते हैं आगे बच्चों, अगला देखते हैं। दक्षिण इटली में रोम तथा बोनेशिया, क्या लिखा है बच्चों, वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतें का विलय रोम में हो गया। सभी ने विक्टर एमनुअल को शासक माना। अब जो दक्षिणी जो इटली था इसमें रोम तथा बोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों का विलय हो गया। मतलब दो रियासत जो थी रोम और बोनेशिया, इसको छोड़कर बाकी सभी का विलय हो गया और विक्टर एमनुअल को शासक मान लिया गया। ठीक है, बात समझ गए होंगे, विक्टर एमनुअल इटली का शासक बन गया, इटली का एकीकरण हो गया। समझ गए टोटल बातें, कहीं दिक्कत। प्रारंभ में जो मेजिनी था उसका हुआ, इसके कारण क्या क्या थे, सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों दिया है एगो गेरिबाल्डी जी के बारे में, गेरिबाल्डी जी को पढ़ लिया जाए बच्चों, गेरिबाल्डी को। ठीक है, देखिए जब मतलब इटली का एकीकरण हो रहा था, रोम वगैरह जो भी थे ये सभी ने विक्टर एमनुअल को अपना शासक मान लिया। इसी बीच जो एक महान क्रांतिकारी था गैरिबाल्डी, यह क्या कर रहा था, इटली के रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और एकीकरण के लिए प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। पूछता है बच्चों गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, पेशा क्या था इसका, एक नाविक था। एक क्वेश्चन बार बार बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है लघु तरीय तो नहीं बोलेंगे, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू में ये पूछता है जो गैरिबाल्डी था इसका पेशा क्या था, तो यह एक पेशे से नाविक था, नाव चलाने वाला। समझते हैं ना नाविक क्या होता है, ये भी नहीं समझते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नाविक था,
नाव चलाने वाला, जो नाव को चलाते हैं, नाव के ड्राइवर, बात समझो बस। अब देखिए, यह मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आ गया, काउंट काबूर के प्रभाव में आ गया। देखिए अब क्या ही कहता है, काबूर के प्रभाव में आ गया। देखिए, ये मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आ गया और इसने जो था कर्मचारियों तथा स्वयं को सशस्त्र सेना बनाई, कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की एक सेना बनाई और उसने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेल्स पे आक्रमण कर दिया। क्या किया उसने, मतलब कर्मचारी और स्वयं सेवक जो होते हैं, सेवा करने वाले लोग, इनकी एक सेना बनाई और जो इटली की रियासत थी सिसिली और नेल्स, इस पर आक्रमण कर दिया। क्या किया, आक्रमण किया। इससे क्या हुआ, देखिए इन रियासतों के अधिकांश जनता जो थे बुर्बो वंश के निरंकुश शासक से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई। जो वहां पे बुर्बो वंश की निरंकुश शासनता चल रही थी चार्ल्स 10 की, उससे वो लोग तंग आ गए थे और इसलिए वो लोग गैरिबाल्डी के समर्थक बन गए, उसके समर्थन किया उसका। ठीक है, अब देखिए गैरिबाल्डी की यह गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमुनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां सत्ता संभाली। विक्टर एमुनुअल पूरे देश पे सत्ता कर रहा था, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा जो थे सिसिली और नेल्स, इस पर जो गैरिबाल्डी था उसने अधिकार किया तथा विक्टर एमुनुअल के अंडर रह के, अब कैसे होता है मुख्यमंत्री, उसके ऊपर प्रधानमंत्री, तो ये प्रधानमंत्री विक्टर एमुनुअल और मुख्यमंत्री मान लीजिए तो विक्टर एमुनुअल जो गैरिबाल्डी था, यह मुख्यमंत्री के रूप में वहां पे स्थापित हुआ और उसके नीचे रहकर वहां की सत्ता संभाली। अब देखिए क्या बोलता है कि प्रतिनिधि के रूप में सत्ता, वस्तुतः काबूर के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूर ने उसकी दक्षिण अभियान का समर्थन किया। काबूर और गैरिबाल्डी के देखिए बच्चों, विचार तो नहीं मिलते थे, लेकिन उसने कई ऐसे अभियान जो किए, उसमें गैरिबाल्डी जो था उसका समर्थन किया काबूर ने। काउंट काबूर ने, काबूर मतलब काबूर ना, काउर ने समर्थन किया। ठीक है, 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर क्या किया, आक्रमण की योजना बनाई। तब काबूर ने गैरिबाल्डी को इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इस बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना को त्याग दी। उसने देखिए क्या किया, जो गैरिबाल्डी था इसने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तब जो काउंट काबूर था इसने क्या किया, जो काउंट काबूर था बच्चों, इसने पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच काबूर और जो गैरिबाल्डी था, इन दोनों का मुलाकात हुआ, दोस्ती यारी हो गया और इस कारण गैरिबाल्डी जो था इसने क्या किया, अपनी सेना को जो भेजी थी रोम पे आक्रमण के लिए, उसको त्याग दिया और उसको वापस बुला लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, उसने रोम के अभियानों की योजना त्याग दी और इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी और विक्टर एमुनुअल को सौंप दिया। काउंट काबूर ने क्या किया, दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के, भरोसा से दोस्ती हो गया ना, तो गैरिबाल्डी और विक्टर एमुनुअल को सौंप दिया। क्या किया, सौंप दिया। दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमुनुअल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार किया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने को अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी। 1862 में दुर्भाग्यवश काबूर की मृत्यु हो गई। इससे पूरे इटली के एकीकरण को नहीं देख पाया। रोम और बोनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमुनुअल द्वारा किया गया। समझ गए। अब देखिए 1870 और 71 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण दे पाना संभव नहीं था। फ्रांस और प्रासा, जो फ्रांस था वो रोम के पोप को अपना संरक्षण दे रहा था, लेकिन जब फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध छिड़ा तो युद्ध के कारण आर्थिक रूप से फ्रांस कमजोर पड़ा और उसने
रोम के पोप को जो संरक्षण दे रहा था उसको उसने देना बंद कर दिया। इस परिस्थिति का फायदा विक्टर एमनुअल ने उठाया और रोम के पोप को क्या किया, एक छोटे से जगह पर बंद कर दिया, राजमहल तक ही उनकी सीमा रही और उसके बाद रोम पर पूरा अधिकार विक्टर एमनुअल का हो गया। इस प्रकार 1871 में इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता एवं विक्टर एमनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूरा हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। अब एक चीज देखिएगा, 1871 में जो था, जो मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, विक्टर एमनुअल जैसे जो राष्ट्रवादी नेता थे, इनके कारण, जो इनके प्रयासों की इतना मतलब मेहनत के कारण जो इटली था इसकी एकीकरण हो गया। इटली जो जर्मनी के एकीकरण को, ठीक है, इटली का जो एकीकरण होता उसके साथ साथ ही जर्मनी का एकीकरण की भी कहानी चल रही थी। आधुनिक युग में जो जर्मनी था वह विखंडित था, लेकिन 800 ईस्वी में यह एक संपूर्ण गणराज्य के रूप में था, यह संपूर्ण राष्ट्र के रूप में था। लेकिन आधुनिक में क्या था, यह 300 मतलब राज्यों में विभक्त था। 300 राज्यों में, जैसे हमारे भारत जो था 565 में विभाजित था, उसी प्रकार यह 300 राज्यों में विभक्त था। जर्मन में बच्चों जो राजनीतिक भी और सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक के बच्चों तीनों विषमताएं थी। क्या थी उनमें? विषमता थी। मतलब यह लोग हमारे ही तरह विविधता वाले थे, अलग अलग थे। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, नॉर्थ में अलग लोग हैं, साउथ में अलग हैं। तो जो नॉर्थ के लोग थे, यहाँ के उत्तर जर्मन के जो लोग थे, वो बच्चों प्रोटेस्टेट थे, मतवालंबी थे, प्रोटेस्टेंट मतवालंबी। उत्तर के क्या थे? उत्तर के जो थे प्रोटेस्टेंट मतवालंबी, तथा जो दक्षिण के थे, दक्षिण के थे जो बच्चों, दक्षिण के जो थे, ये जो थे क्या कहते थे, ये कैथोलिक थे। ठीक है, कैथोलिक। जो उत्तर के थे वो प्रोटेस्ट मतवालंबी, और जो दक्षिण के थे वो कैथोलिक थे। तो अलग अलग इनके अंदर भी विचार था। ठीक है, वहीं इनके पास प्रासा जैसा एक शक्तिशाली देश भी था। ठीक है, बगल में, ये भी अपना प्रभाव बनाया हुआ था। जिस प्रकार वहां पे ऑस्ट्रिया जो था वह अपना प्रभाव वहां पे बनाया हुआ था। अब देखिए, जो दक्षिणी जो जर्मन था, यहाँ पे डायट सभा थी। डायट एक सभा होती थी जिसमें लोग कैसे संसद होती है, उसी प्रकार डायट थी वहां पे। तो डायट भी थी। लेकिन ये जो डायट थी, इसमें बच्चों राष्ट्रवाद जो थी, इसकी भावना का कमी थी, जिसके कारण इस इटली जो जर्मनी का एकीकरण है ये नहीं हो पा रहा था, और ये कभी मुद्दा उठाया भी डायट में नहीं जा रहा था। इसी दौरान जो जर्मनी थे, जर्मनी के बुद्धिजीवी जो थे, किसान वर्ग के थे, जो चित्रकार वर्ग के थे, जिसमें जैसे आप देखिएगा, जिसमें आप बता रहा हूं बच्चों, देखिए जिसमें हीगेल, हमबोल्ट, और आप ले लीजिए कांट को ले लीजिए। हीगेल, कांट हो गया, हमबोल्ट हो गया, अंडर, ये सभी जो थे ये अलग अलग तरह से जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को क्या कर रहे थे? प्रशस्त कर रहे थे। यह भी चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण होए। ठीक है, अब जो जर्मनी में राष्ट्रवाद को इन्होंने जो बढ़ावा दिया, जर्मनी में क्या किया? राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जर्मनी में बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का बहुत ही बड़ा योगदान था। क्या था? जर्मनी में शिक्षण संस्थान तथा जो विद्यार्थी थे, इनका बड़ा ही बड़ा योगदान था इसमें। इस चीज को समझ, देखिए आप देखिएगा
कि जहाँ पे मान लीजिए घर के लोग अशिक्षित होते हैं और बच्चा जो पढ़ा लिखा होता है, वोट जिसको बोलता है देने को, घर वाले उसी को वोट दे देते हैं। बीजेपी को बोलेगा तो बीजेपी को, कांग्रेस को बोलेगा तो कांग्रेस को। तो इसी प्रकार जो विद्यार्थी थे और शिक्षण संस्थाएं थी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। जब विद्यार्थियों ने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनशैफ्ट नाम की एक सभा की स्थापना की। अब विद्यार्थियों ने क्या की, ब्रूसेनशैफ्ट नाम की एक संस्था की क्या की, स्थापना की। यहाँ से वाइमर राज्य का ये ना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, एना विश्वविद्यालय क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ये जानते हैं आपको बहुत थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहा होगा, ठीक है, ये चैप्टर ही थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि ना इस चीज के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है, एकदम मतलब नया है ये चीज। और बाहर के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानना है हम लोगों को, इससे क्या हम लोगों को फायदा होगा, ये सब चीजें आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन बच्चों इसका बहुत फायदा है, आप लोग को समझिएगा राजनीतिक कूटनीति कैसे होती है, तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। 1831 में बच्चों जन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक जो समानता के लिए प्रासा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाए, जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1830 में जो फ्रांसिस की क्रांति हुई, जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को कुछ हवा जरूर दी, लेकिन 1848 में जो द्वितीय जो क्रांति हुई फ्रांस में, इसने पूरे तरह से क्या किया, इसको भड़का दिया। प्रासा के एकीकरण, प्रासा भी देखिए, जो फ्रेडरिक जो था, क्या कहते हैं आपको, एक मिनट में बता दूं, एक चीज बताना भूल गया था आपको। हाँ, जो प्रासा का शासक था फ्रेडरिक विलियम, वह एक निरंकुश और रूढ़िवादी शासक था। ठीक है, प्रासा जो था जर्मनी के बगल का था और इसके प्रभाव में ही लोग थे। तो जो फ्रेडरिक जो विलियम था वह बहुत ही निरंकुश और जो रूढ़िवादी विचारधारा का था। ठीक है, तो रूढ़िवादी विचारधारा का था और यह भी मानता था कि प्रासा के मदद के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं है। तो इसने इस चीज के लिए उनका समर्थन किया। ठीक है, समर्थन किया, लेकिन इसका भी कुछ ही दिनों बाद देहांत हो गया। उसके बाद इसका जो भाई आया विलियम, प्रासा का शासक बना। विलियम जो था राष्ट्रवादी विचारधाराओं का समर्थक था। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। उसने क्या किया कि एकीकरण के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिस्मार्क नाम के महान चांसलर जो था, उसको अपना जो कूटनीतिज्ञ था उसको अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। क्या किया, बिस्मार्क को जो एक महान कूटनीतिज्ञ था उसको अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। अब देखते हैं बच्चों जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा देखते हैं अब हम लोग। अब देखते हैं बच्चों बिस्मार्क का क्या योगदान था जर्मनी के एकीकरण में। बिस्मार्क जो था बच्चों एक महान कूटनीतिज्ञ था और जो हिगेल थे, हिगेल के विचारों से काफी प्रभावित रहता था। ठीक है, इसने क्या की, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति दिया। ठीक है, रक्त एवं लौह की यानी खून और लोहे की नीति दिया। पूछता है रक्त एवं लौह की नीति कौन दिया, लौह की नीति कौन दिया, यह क्वेश्चन बार बार बच्चों पूछता है। रक्त एवं लौह की नीति कौन दिया, तो बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति कौन दिया, तो बिस्मार्क। 1871 में बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई। इसमें बच्चों इतना ही याद रखना जरूरी है आपके लिए, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई इसके नेतृत्व में। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस प्रकार जो था, जो बिस्मार्क था, इसका प्रभाव हुआ और इसके कारण जर्मनी का एकीकरण हो पाया। अब बढ़ते हैं जर्मन के राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या क्या हुआ। ठीक है, जर्मन के राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या हुआ, तो जर्मन राष्ट्रवाद ने केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप, साथ साथ हंगरी,
बोहेमिया जो था तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन जो था शुरू कर दिया। क्या किया? अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ ना कि अगर आपका 10th में नंबर आ जाए, बेहतर नंबर आ जाए, तो आपके जैसे और लोगों के भी घर वाले जो होंगे बोलेंगे कि आइल बा ढोढ़वा के होता ना नंबर, तेरे मंगर हुआ ते हूँ नंबर ले आओ, तो वैसे बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार बोलेंगे। तो इसी प्रकार जर्मन में जो हुआ उसके कारण अदर जो भी थे देश, जो जैसे हंगरी वगैरह था, पोलैंड, हंगरी जो भी था देश, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना उठी और आंदोलन शुरू हो गए। अब देखिए जो यूनान था, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, इस चीज को थोड़ा साथ समझते हैं कि यूनान में राष्ट्रीयता जो थी इसका उदय कैसे हुआ और यूनान में क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। जो यूनान था बच्चों, यूनान इसका एक गौरवमय अतीत रहा है। यूनान का एक गौरवमय अतीत रहा है जिसमें प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उपलब्धियों में यूनानियों ने काफी जो था अपना योगदान दिया था। चिकित्सा आप देख लीजिए, रसायन विज्ञान देख लीजिए, आप आर्किटेक्चर देखिएगा, मिस्र का पिरामिड वगैरह। तो यूनान जो था इसमें काफी जो था अपना मतलब महारथी हासिल किया था काफी। लेकिन इस पे क्या था? तुर्कियों का शासन था। तुर्की शासन था, तुर्की शासन, जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया। इन्होंने हितेरिया फ्लाई नाम की संस्था स्थापित की। ओसेडा नाम के स्थान पर क्या की? एक संस्था स्थापित की 1800 तुर्की शासन को निष्कासित करने के लिए। किस लिए? तुर्की शासन को निष्कासित करने के लिए। इंग्लैंड के कवि जो यूनान के आजादी के लिए वहां यूनान के ही धरती पर मर गए। इंग्लैंड के कवि, जिससे जो था यूनान जो वासी थे उसके लिए पूरे विश्व में जो यूनान का आजादी था उसके लिए सहानुभूति बढ़ गया कि इंग्लैंड का आदमी यूनान के आजादी के लिए वहां पे मर गया, उसका शहीद हो गया। तो इस कारण क्या हुआ? पूरे जो यूरोप था इसमें यूनान के समर्थन में लोग आगे आके खड़े हुए। यूनान की स्वतंत्रता में पूरे यूरोप की सहानुभूति बढ़ गई। रूस भी यूनान की स्वतंत्रता के लिए समर्थन में आया। ठीक है। 1821 में बच्चों अलेक्जेंडर चिपसिलांटी ने अपने नेतृत्व अपने हाथ में लिया और आंदोलन शुरू किया। 1827 में क्या हुआ बच्चों? इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस की तीनों देशों ने एक साथ आए और यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ के आए। ठीक है। 1829 में ये जीत गए और एड्रियानोपोल, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, याद रखिएगा, एड्रियानोपोल की संधि हुई जिसमें कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब तुर्कियों को प्रभुत्व दिया गया यहाँ पर और यूनान को आजाद करने की बात की गई। लेकिन यूनान वासियों को यह संधि मंजूर नहीं हुई और उन्होंने पूर्ण रूप से यूनान के आजादी के लिए बात की, यूनान की स्वतंत्रता की बात की। और 1832 में यूनान को पूर्ण स्वतंत्रता मिला और इस प्रकार यूनान के जो शासक बने, ओटो को शासक बनाया गया। ओटो यूनान के शासक बने। कौन बने? ओटो बने यूनान के शासक। ओटो बने, सॉरी बच्चों ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, ओटो बने यूनान के शासक। अब बच्चों हंगरी में भी फैल गई आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ तथा फ्रांसिस डिक नाम के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया। 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया के सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। उसके बाद अनुसार स्वतंत्र राज्य मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। अब बढ़ते आगे पोलैंड में बच्चों। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण रूस की
जो शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ था 1830 में, क्रांति के प्रभाव उदारवादियों की व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिली। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। बोहेमिया क्या लिखा है बच्चों, बोहेमिया जो ऑस्ट्रिया का शासन था, वहाँ की आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन में हिंसात्मक बढ़ा, जिसके कारण ऑस्ट्रिया ने इनको आंदोलनों को हमेशा के लिए वहां से दमन कर दिया, साफ कर दिया। अब इस बच्चों इतने जगह पर ये शुरू हुआ, इससे हम लोगों को क्या परिणाम मिलता है, इसका कुछ परिणाम होना चाहिए। इतना राष्ट्रवाद हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, इसे मार रहा है। अब देखिए बच्चों, परिणाम को देखते हैं। मान लीजिए यूरोप में इतना राष्ट्रवाद हुआ, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या परिणाम अंत में निकला। तो परिणाम बच्चों ये हुआ, देखिए जो यूरोप का राष्ट्रवाद जो था, ये तो फ्रांस से ही निकला। जो फ्रांस था, फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही 1789 में क्या हुआ था बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति, इसके ही गर्भ से निकला। लेकिन यह धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया। यूरोप से ये पूरे विश्व में फैलने लगा। प्रथमतः यूरोप और बाद में पूरे विश्व में ये चीज फैला। यह भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत इससे बच्चों कोई अछूता रहा। टीपू सुल्तान, मैसूर के जो सुल्तान थे, 1889 में जब जैकोबिन क्लब, जब फ्रांस में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, तो टीपू सुल्तान ये कहाँ के, मैसूर के शासक थे। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान भी इसके स्वयं सदस्य बने और यहाँ पे बने। ठीक है। कालांतर जब भारत में 1857 का क्रांति हुआ, तो वहां से भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना को हम लोग देखते हैं। यह सब बच्चों पहले यूरोप में था, उससे बाद पूरे विश्व में आया, और जितने भी उपनिवेशिक देश थे उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना आई, और जिससे वह धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो गए। बात आपको समझ में आई, टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। इसके जो प्रश्न उत्तर है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।